हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा वीडियो लेक्चर 4 क्लास 11th के लिए। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिक स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर यानी कि थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था टैक्सोनॉमी क्या है और सिस्टमैटिक्स क्या है। टैक्सोनॉमी को मैंने वहां पे डिफाइन किया था कि टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये 4 मेजर पॉइंट हम लोगों को पूरा डिटेल पढ़ना है। टैक्सोनॉमी एक ऐसा ग्रुप है जिसके बेसिस पे ही हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप्स में उसको रख सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला हुआ है बेसिक स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके अंदर सबसे पहला टर्म आता है हमारा कैरेक्टराइजेशन। तो समझिएगा थोड़ा कैरेक्टराइजेशन क्या है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी उसके कैरेक्टर्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उसको ऑब्जर्व करना, देखना, वही कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। जब पहली बार जब कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देता है तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि उसके बारे में हम जानें, उसके एक्सटर्नल फैक्टर को देखें, उसके इंटरनल कैरेक्टर्स को देखें, और वही हमारा पहला स्टेप होता है टैक्सोनॉमी के अंदर। टैक्सोनॉमी के अंदर जो पहला स्टेप कैरेक्टराइजेशन है उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर। यानी कि जब भी हम पहला पॉइंट बात करेंगे तो वहां पे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के को देखते हुए बात करेंगे। ये कैरेक्टर्स एक्सटर्नल भी होंगे, ये कैरेक्टर्स इंटरनल भी होंगे। इसके अलावा साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के भी बारे में आप ऑब्जर्वेशन करोगे, इसके जेनेटिक मेकअप के भी बारे में आप ऑब्जर्वेशन करोगे, इसके अलावा आप उसके हैबिटेट्स के भी बारे में जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ आपको फाइलोजेनेटिक यानी कि उनके एंसेस्टर्स के साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, कौन से एंसेस्टर से ये बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ आपको देखते हुए क्या करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारे लिए कि एक एक स्टेप यानी कि एक एक पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आपका कैरेक्टराइजेशन अच्छा होगा। अच्छा, कैरेक्टराइजेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्लासिफिकेशन भी अच्छा नहीं होगा। यहां पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा आपका सिलेक्शन होगा, कैरेक्टर्स का सिलेक्शन होगा, वैसा ही आपका क्लासिफिकेशन होगा। तो जितना बढ़िया कैरेक्टर आप चूज करेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम उतना ही बढ़िया आपका होगा। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इसको समझा कैसे जाए। कैरेक्टराइजेशन को समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल एक इजी एग्जांपल देता हूं, एक कहानी से मैं समझाता हूं। एक एलिफेंट है और 4 अंधे हैं। समझिएगा थोड़ा। उस एलिफेंट को मैंने एक कमरे में कहीं बांध दिया। ये जो 4 अंधे हैं इनको एलिफेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि एलिफेंट होती कैसी है। अब मैं क्या करता हूं, एक एक अंधे को वहां पे भेजूंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि इनके हिसाब से वो कैसा दिखता है या कैसा है। तो हाथी वहां पे है और यहाँ पे 4 अंधे हैं। मैंने पहले अंधे को बोला कि आप जाइए, उसको हाथी को टच करके बताइए कि वो कैसा है। पहले भाई साहब गए, उन्होंने जाकर के हाथी का पूंछ पकड़ लिया। जब उन्होंने पूंछ पकड़ा तो मैंने पूछा हाथी कैसा, तो उन्होंने बोला हाथी बिल्कुल रस्सी जैसा, यानी कि जो हाथी है वो रस्सी के जैसे है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाइए। आ गए वो। फिर दूसरे साहब बैठे हुए थे, उनसे मैंने बोला आप भी बैठे हुए, जाइए पता करके आइए कि हाथी कैसा है। वो भी दौड़े दौड़े गए। वो दौड़े गए तो उन्होंने पैर पकड़ लिया हाथी का। जब उनसे मैंने पूछा कि हाथी कैसा, तो उन्होंने बोला हाथी बिल्कुल पिलर जैसा, जो पिलर होता है। हमने बोला बहुत बढ़िया, आपका भी सही है। वो भी चले आए। तीसरे बैठे हुए थे, तीसरे को मैंने बोला कि आप भी जाइए और देखिए हाथी कैसा है। तो वो बेचारे दौड़े दौड़े वो भी गए और जाकर के हाथी का सूंड पकड़ लिया। जब हाथी का सूंड पकड़ा तो मैंने बोला हाथी किस तरह से है, कैसा है, तो उन्होंने बोला हाथी बिल्कुल वो जो मोटा पाइप आता है पानी फवारने वाला, वैसा है। हमने बोला बहुत बढ़िया, आप भी आ जाइए। चौथे जन बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। वो भी गए। जब वो गए तो वो जाकर के हाथी का कान ही पकड़ लेते हैं। मैंने बोला हाथी कैसा, तो उन्होंने बोला हाथी बिल्कुल जो राजाओं को चौड़ डुलाया जाता है पंखा, वैसा है, बड़े बड़े पंखे जैसा हाथी होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वो एक ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट एक ऑर्गेनिज्म है, और ये 4 साइंटिस्ट हैं। इन चारों को जब वो ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो अलग अलग लेवल पे वो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। कोई उसके
सूंड के लेवल पे बात करेगा, कोई उसके पूंछ के लेवल पे बात करेगा, कोई उसके पैर के लेवल पे बात करेगा। मतलब जिसको जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उसी कैरेक्टर्स के बेसिस पे वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना स्टार्ट करता है। तो जब भी क्लासिफिकेशन दिया जाता है तो अलग अलग साइंटिस्टों का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं। कोई साइंटिस्ट प्लांट को उठा करके उसके लीव्स के कैरेक्टर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर दिया है, कोई साइंटिस्ट फ्लावर के कैरेक्टर्स के बेसिस पे पूरे प्लांट को क्लासिफाई कर दिया है। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। बातें समझ में आ रही है? तो ये जो हमने सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स देखा, यही हमारा क्या है, कैरेक्टराइजेशन है। क्लियर है? पक्का? दूसरा पॉइंट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? इट इज द रिकॉग्निशन ऑफ नोन स्पीसीज, पहचानना, रिकॉग्निशन ऑफ नोन स्पीसीज। अननोन को तो कोई नहीं पहचान पाएगा ना, तो नॉन स्पीसीज को क्या करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप किसी चीज को देखोगे नहीं तब तक आप पहचानोगे कैसे, है कि नहीं? आप अभी देखिए रामायण चल रहा है, सब हम देख रहे होंगे घर पे अपने। तो रामायण में देखिए हनुमान जी को भेजा जाता है, सुषेण वैद्य बोलते हैं कि जाइए संजीवनी बूटी लेके आइए। अब हनुमान जी अगर पहले से संजीवनी देखे होते तो पूरा पहाड़ उठा के नहीं लाते, लेकिन उन्होंने पहले संजीवनी देखा ही नहीं था, जिसको सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस बोलते हैं। तो उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लाया। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई चीज अगर आइडेंटिफाई करना है तो पहले उसको देखना पड़ेगा, बिना देखे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा सा बच्चा है 2 साल का या 3 साल का या 5 साल का, तो मम्मी जो होती है वो बुक में पढ़ाती हैं कि देखो भाई ऐसे ऐसे जो दिखाई दे रहा है ये मंकी है, ये ऐसे बड़े बड़े बालों वाला जो दिखाई दे रहा है वो लायन है। तो बच्चा जब बड़ा होता है और छत पे कभी बंदर मामा बैठे होते हैं तो बोलता है वो देखो मंकी मंकी, है ना? तो पहले वो देखा तब तो आइडेंटिफाई किया। अब उसको पहले कुछ पता ही नहीं है कि वो बंदा जो बैठा हुआ है क्या है, तो क्या बताएगा कि वो मंकी है कि लोमड़ी है? तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसीलिए पहले कैरेक्टराइजेशन आता है। आप उसके पहले कैरेक्टर्स को देखो, किस तरह से दिख रहा है तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने बोला एरोब्डियोप्सिस ये चीज है, तो आप हमें बताओ कि ये प्लांट्स है कि एनिमल है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है एरोब्डियोप्सिस। और अगर मैंने बाय द वे मैंने ये भी बोल दिया कि ठीक है एरोब्डियोप्सिस एक प्लांट है, जाइए तोड़ के लाइए, तो क्या आप एरोब्डियोप्सिस तोड़ के ला देंगे? नहीं, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। और वही मैं बोलूं कि जाओ एक रोज का प्लांट तोड़ के लाओ, तो 2 मिनट में फटाफट जाओगे और तोड़ के लेते आओगे, क्योंकि आपने रोज देखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले हमें उसके कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहचानना, पहचान पत्र बनता है आपका ही बनेगा, है ना? तो आप अपने कैरेक्टर्स को तो जानते हो कि नहीं जानते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ नोन स्पीसीज। अननोन का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, पहले उसका कैरेक्टराइजेशन होगा। पक्का क्लियर है? तो सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गया, मतलब कैरेक्टर्स देखा, उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद तीसरा काम आता है हमारा नॉमेनक्लेचर। भैया ये टैक्सोनॉमी की जान है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है नामकरण, नाम देना। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग ना करें, नामकरण ना करें, तो हम उसको कैसे बुलाएंगे? ए बे तय करके बुलाएंगे। नाम देना तो जरूरी है। एक बच्चा घर में पैदा होता है, उसका भी नाम रखा जाता है, गोलू मोलू तोलू जो भी रखा जाए, और उस पर्टिकुलर नाम से उसको बुलाते हैं। जैसे ही आप गोलू बुलाओगे वो बच्चा भागे चला आएगा। आप बुलाओ ए, तो वो बच्चा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसका नाम है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लिए, कैरेक्टराइज कर लिए, तो यहाँ पे नेमिंग देना जरूरी होता है। द ऑर्गेनिजम्स आर गिवन साइंटिफिक नेम्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऐसे नहीं कि हम जो ही मन किया वही नाम दे दिए। जो भी नाम दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। हम लोग एक रूल पढ़ेंगे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर, मैं आपको पढ़ाऊंगा आइसीवियन एंड आइसीजेडियन रूल। तो आइसीवियन जो है वो पर्टिकुलर बनाया गया है साइंटिफिक रूल के लिए, और उसी के हिसाब से किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण होता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो नॉमेनक्लेचर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है वर्नाकुलर नेम और एक होता है साइंटिफिक नेम। वर्नाकुलर नेम का मतलब ये होता है लोकल नाम, जो पर्टिकुलर एक गांव के अंदर रखा जाए या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में रखा जाए,
उसको हम लोग बोलते हैं वर्नाकुलर नेम, है ना। वर्नाकुलर नेम के बारे में लिखा गया है द नेम्स गिवन टू द ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको या रीजन के अंदर वो नामकरण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकल नाम, लोकल नेम और वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर नेम ऑलवेज क्रिएट्स कंफ्यूजन, हमेशा ये क्या क्रिएट करता है, कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंगो बोलूं, आम बोलूं, तो मैंगो हर एक कंट्री के अंदर मैंगो बोला जाता हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब मैं मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका बोलता हूं तो मैंगीफेरा इंडिका क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। वो विश्व के किसी भी कंट्री के अंदर पूरे वर्ल्ड में वही नाम चलता है, मैंगीफेरा इंडिका। लेकिन आम आप यहां पे बोल दोगे, हो सकता है इजराइल में जाकर बोलो तो वहां पे बम दे देना आम की जगह पे, अब क्या करोगे, खाओगे कि भड़काओगे। तो यहाँ पे जरूरी समझना ये है कि जो वर्नाकुलर नेम होता है ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। इसीलिए इस तरह के नाम मतलब हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो नहीं देते हैं। तो कौन सा नाम देते हैं, साइंटिफिक और टेक्निकल नेम। साइंटिफिक और टेक्निकल नेम क्या है, इसको भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, पॉलिनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम एंड ट्राइनोमियल सिस्टम। पॉलिनोमियल सिस्टम का मतलब ये हो गया अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन्वॉल्विंग मोर देन 2 नेम्स। मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जब हम क्लासिफिकेशन करते हो ऑर्गेनिज्म का, जब नामकरण करते हो, नोमेनक्लेचर देते हो, तो उस टाइम पे उस ऑर्गेनिज्म का नाम 2 वर्ड से ज्यादा में हो। ऐसा पहले होता था पॉलिनोमियल सिस्टम। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम ग्रैफिस, बाइलोबिया पेंटेलिस, ऑक्सीमोरा। फॉर एग्जांपल मैंने ये नाम लिखा है, एक सिर्फ एक प्लांट का नाम है। क्राइसैंथेमम तो प्लांट है, लेकिन ये सारी चीजें मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया है। तो क्राइसैंथेमम के आगे ग्रैफिस, बाइलोबिया पेंटेलिस और ऑक्सीमोरा ये मैंने जोड़ दिया है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। अब आप सोचो कि एक प्लांट का नाम इतना बड़ा मैंने लिखा हुआ है और हमें टोटल कितना प्लांट का नाम और कितने ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना है, 1.8 मिलियन स्पीसीज। आप सोचो क्या ये पॉसिबल है 1.8 मिलियन स्पीसीज को इतना बड़ा नाम दिया जाए? 10-15 का होता तो मान भी जाते, इतना 1.8 मिलियन स्पीसीज को कहां से किया जाएगा। दूसरी चीज, इसको याद करना बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं होगा, तो लिखने से फायदा क्या है, इतना बड़ा नाम याद ही नहीं होगा। 2 वर्ड का तो नाम याद नहीं होता है, तो इतना बड़ा साइंटिफिक नेम कहां से याद होगा, तो याद करने में भी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, अगर हमने इतना बड़ा नाम लिखा है, बाय मिस्टेक कभी ऐसा हो जाए ग्रैफिस को यहां और बाइलोबिया को यहां पे कर दिया, तो जितनी चीजें आपने बना के रखी है, इतना बड़ा नामकरण दे के रखा है, पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो पॉलिनोमियल सिस्टम है इसको बाद में हटा दिया गया, क्योंकि इतना बड़ा नाम लिखना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे वर्ड आप लाओगे कहां से। दूसरी चीज, याद करने में भी प्रॉब्लम होती है, और तीसरी चीज, बाय मिस्टेक अगर वर्ड इधर उधर हो जाते हैं तो पूरा मीनिंग अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो इसीलिए पॉलिनोमियल सिस्टम यहां से हटा दिया गया। अच्छा, अभी भी आप इंडिया के अंदर केरल वगैरह में अगर जाते हो, साउथ साइड में अगर जाते हो, तो वहां पे जो नाम रखा जाता है, आपने देखा होगा, वहां पे लोग रेस्पेक्ट में पहले परदादा का नाम, फिर दादा का नाम, फिर अपना नाम और फिर अपनी जाति का नाम रखते हैं, ऐसा करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और ले लूं यहाँ पे। मान लो मैंने केरल के एक आदमी से पूछा उसका नाम क्या है, तो उसने बोला मुर्दप्पा, चिनप्पा, कटप्पा, अय्यर स्वामी। अय्यर स्वामी, आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, उसका नाम क्या है, मुर्दप्पा, चिनप्पा, कटप्पा, अय्यर स्वामी। मुर्दप्पा उसके गांव का नाम है, चिनप्पा उसके परदादा का नाम है, कटप्पा उसके दादा का नाम है, अय्यर उसका नाम है, स्वामी उसका टाइटल है। अब क्या होगा, ये इतना बड़ा नाम है, बाय मिस्टेक अगर किसी ने उनको बुला दिया मुर्दप्पा
कटप्पा चिनप्पा, यानी कि कटप्पा को पहले चिनप्पा को बाद में कर दिया, यानी कि दादा पहले पैदा हो गए परदादा बाद में पैदा हो गया कांड। यानी कि जो रेस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने रखा हुआ है उस रेस्पेक्ट की तो लग गई आग। तो यहां पे क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था बार बार। इसीलिए जो पॉलिनोमियल सिस्टम है उसको बाद में क्या किया गया, हटा दिया गया। पॉलिनोमियल सिस्टम को इसीलिए बाद में क्या किया गया, हटा दिया गया, क्योंकि ना तो इतने वर्ड लाने पॉसिबल थे, ना इसको याद करना पॉसिबल था। बहुत सारी दिक्कतें इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हुआ करती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम, इसके बारे में पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम बाइनोमियल सिस्टम या बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय कैस्पर बाउहिन। ये नाम लीजिएगा, कैस्पर बाउहिन, एक साइंटिस्ट का नाम है कैस्पर बाउहिन। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यानी कि जो आइडिया दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में वो दिया था कैस्पर बाउहिन साहब ने। लेकिन जब कैस्पर बाउहिन से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लेकर के कुछ क्वेश्चन किए गए साइंटिस्टों के द्वारा, तो उन्होंने साइंटिस्टों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, और सेटिस्फाई नहीं कर पाने की वजह से इनका नाम यहां से हटा दिया जाता है। पक्का। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट हैं कार्ल वॉन लिन, कार्ल वॉन लिन, जिनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। ये नाम से आप जानते हो इनको, कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम उनके बाद, कैस्पर बाउहिन के बाद, अब इनको क्रेडिट जाता है बाइनोमियल सिस्टम फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस का ही दूसरा नाम है कार्ल वॉन लिन। कार्ल वॉन लिन उनका पहले नाम था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया, उन्होंने अपना नाम भी दो नाम में कन्वर्ट कर दिया। पहले तीन वर्ड में था, कार्ल वॉन लिन, अब हो गए कैरोलस लीनियस। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब आप बाइनोमियल सिस्टम को स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि उस सिस्टम के अंदर एक रिदमिसिटी है ना। जैसे म्यूजिक आप सुनते हैं तो आपको बिल्कुल एक रिदम सुनाई देता है, वैसा ही यहाँ पे भी आपको लगेगा, है ना। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, पाइसम सैटाइवम, है ना, ऐसे ही कैरोलस लीनियस, है ना, ओराइजा सैटाइवा। तो ये एकदम आपको लगेगा कि हाँ कोई म्यूजिक चल रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना नाम बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से ही रख लिया। कार्ल वॉन लिन कन्वर्ट होकर हो गए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने बुक लिखा था, इससे क्वेश्चन आता है। उन्होंने दो बुक लिखा था, एक लिखा था सिस्टम नेचुरी और दूसरा लिखा था स्पीसीज प्लैंटेरम। तो दो बुक उन्होंने लिखा था, पहला लिखा था सिस्टम नेचुरी और दूसरा लिखा था स्पीसीज प्लैंटेरम। पहले बुक के अंदर जो सिस्टम नेचुरी है, इसके अंदर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था। जबकि स्पीसीज प्लैंटेरम के अंदर उन्होंने क्या क्लासिफाई किया था, प्लांट्स का। तो जितने प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया था स्पीसीज प्लैंटेरम के अंदर, और सिस्टम नेचुरी के अंदर क्लासिफिकेशन हुआ था किसका, एनिमल्स का। तो ये दोनों भी आपको पॉइंट याद रखना है। बाइनोमियल सिस्टम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर सिस्टम माना जाता है। इसमें दो चीजें होती हैं, बाई का मतलब होता है दो, टू, है ना, और नॉमियल का मतलब होता है नेम। तो दो नाम होना चाहिए बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से। क्या होना चाहिए, दो नाम होना चाहिए, और ये दो नाम कैटेगराइज किया जाता है। पहला जो नाम होगा वो इंडिकेट करता है जीनस के नेम को, पहला जो नेम होता है वो इंडिकेट करता है जीनस के नेम को, और दूसरा जो होता है वो इंडिकेट करता है स्पीसीज के नेम को। तो याद रखिएगा कि बाइनोमियल सिस्टम में दो नाम होते हैं, एक होता है जीनस नेम और एक होता है स्पीसीज नेम। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। बाइनोमियल सिस्टम के एग्जांपल्स अगर मैं लिखूं यहां पे, तो मैं लिखता हूं मैंगीफेरा इंडिका,
मैंगीफेरा इंडिका, ये आपको एक्सप्लेन करेगा बाइनोमियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। या दूसरा लिख लो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये मान लीजिए मैंने दो एग्जांपल लिखे। अगर मैं मैंगीफेरा की बात करूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनेरिक नेम को, जेनेरिक नेम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनेरिक नेम को। और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज नेम को। ठीक, तो यहां पे ये जेनेरिक नेम है और ये स्पीसीज नेम है, यानी कि जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम दोनों अलग अलग है। अगर मैं केवल इंडिका लिखता हूं तो वो कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट। एपिथेट का मतलब होता है जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग ना निकले। अगर मैं इंडिका लिखूं तो इंडिका के आगे मैं सराका इंडिका भी लिख सकता हूं, मैं जरूरी थोड़े ना है कि मैंगीफेरा इंडिका लिखूंगा। तो अगर मैं केवल इसको लिखता हूं तब मैं इसको स्पीसीज नेम नहीं बुलाऊंगा, तब मैं उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलूंगा। लेकिन अगर मैं मैंगीफेरा के साथ इसको लिखता हूं तब मैं इसको क्या लिखता हूं? स्पीसीज नेम लिखता हूं। ये क्लियर है? ऐसे ही सोलेनम ट्यूबरोसम, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस नेम को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज के नेम को। पक्का? ऐसे ही तीसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, कैटला कैटला। कैटला कैटला जो मैंने लिखा हुआ है, कैटला कैटला में दोनों ही क्या है? एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, हर जगह पे। और एक कॉमन चीज आपको दिखाई दे रहा है कि जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और जो स्पीसीज का पहला लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग अलग से मैं आपको लेक्चर बनाऊंगा और उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन कौन से प्रॉपर रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू आईसीबीएन, वो हम लोग वहां पे बात करेंगे। अभी मैं केवल इतना ही आपको समझा के रहने देता हूं। तो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, ये दोनों समझ में आ गया होगा। बाइनोमियल सिस्टम भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, इसको मैं डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा आता है हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है तीन नाम देना, यानी कि किसी भी स्पीसीज का जब तीन नाम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसी किसी केस में आपको तीन नाम देखने को मिलेगा, यानी कि बाइनोमियल सिस्टम के अलावा एक तीसरा क्लासिफिकेशन किया जाता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा होमो सेपियंस, सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। अब क्या होता है यहाँ पे, होमो जो टर्म है ये तो आपको जीनस के नेम को इंडिकेट कर रहा है, सेपियंस स्पीसीज नेम को इंडिकेट कर रहा है, और जो इस फिर से सेपियंस है ये सब स्पीसीज को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, सब स्पीसीज के नेम को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे तीन नाम आपको दिखाई देगा। ऐसे ही मैं बोलता हूं गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तो गोरिल्ला एक ही है, गोरिल्ला का ही नाम है गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। पहला गोरिल्ला इंडिकेट कर रहा है उसके जीनस के नेम को, दूसरा गोरिल्ला उसके स्पीसीज के नेम को, और तीसरा गोरिल्ला उसके सब स्पीसीज के नेम को इंडिकेट करता है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लिखता हूं प्लांट्स के केस में, ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, ये मैंने लिखा ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस। अगर मैं इसको बोलूं तो ब्रासिका जीनस नेम को इंडिकेट करता है, ओलेरेसिया आपका स्पीसीज के नेम को इंडिकेट करता है, और बोट्राइटिस आपका सब स्पीसीज के नेम को इंडिकेट करता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभी यहाँ पे एक टर्म आता है साइटेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। साइटेशन क्या है? साइटेशन का मतलब होता है जब क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर दिया जाता है तो नोमेनक्लेचर में जो साइंटिस्ट ये नोमेनक्लेचर सिस्टम करता है, नोमेनक्लेचर नाम देता है प्लांट्स को, तो उसके आगे अपना नाम जोड़ देता है और उसी के लिए वर्ड यूज होता है साइटेशन, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके नाम के आगे साइंटिस्ट का नाम जुड़ा होता है, तो वो भी ट्राइनोमियल कंडीशन में ही स्टडी करने को मिलता है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, है ना, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उनको अंडरलाइन नहीं किया जाता है, मतलब सब जो साइंटिस्ट का नाम होता है साइटेशन के अंदर वो हम लोग अंडरलाइन नहीं करते। तो ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। अभी मैं आपको केवल जनरल चीजें बता दे रहा हूं। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब तीन नाम होना। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड होता है किसके अंदर?
एनिमल्स के केस के अंदर, यानी कि आपको ज्यादातर ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन एनिमल्स के केस में दिखेगा, प्लांट्स के केस में उतना ज्यादा आपको ये दिखेंगे नहीं, बहुत कम मिलते हैं। तो ये ट्राइनोमियल सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है। ओवरऑल मैंने आपको केवल आज का जो बेसिक स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी है उसको एक्सप्लेन किया। इसके आगे हम लोग बात करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें मैं और आपसे बता दूं, कुछ टर्म्स हैं जिसको लेकर के क्वेश्चन आते हैं। एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं ICBN, ये पढ़ा होगा आपने। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ICBN। एक दूसरा टर्म आता है यहां पे ICZN। ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, समझ में आ गया होगा। यानी कि ICZN यूज होता है इन द केस ऑफ एनिमल, और ICBN जितने प्लांट्स के लिए होते हैं उनके लिए यूज होता है। इंटरनेशनल यहां पे ऐड कर लीजिएगा। तीसरा है ICBN। ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, यानी कि वायरस के लिए जो नामकरण दिया जाता है, नाम दिया जाता है, उसके लिए एक अलग से रूल इंटरनेशनल कोड बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। तो ये तीन चीजें हैं। अब रूल्स क्या हैं, अगले टर्म पे हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच।